तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कि ईपीएफ। सब लोग जान रहे होंगे, जो भी जॉब कर रहे हैं, जो जॉब करते हैं या तो फिर जॉब करने वाले, ये टॉपिक सबके लिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं ईपीएफ में। वो लोग अपना ज्ञान यूट्यूब पे डाला हुआ है जो कि ना कि जॉब करता है और ना ही इसके बारे में पता होगा। तो हमको लगा बेटर कि इसमें सारा फैक्टर एक ही वीडियो में कवर किया जाए, जिससे कि अगर आप कल के डेट में अगर जॉब करने वाले हैं तो भी आपको ईपीएफ के बारे में पूरा पता होना चाहिए, और जो जॉब कर रहे हैं उसको भी ईपीएफ के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो हमको सबसे पहले ये जानना है कि ईपीएफ की ज़रूरत क्यों पड़ा है, ठीक है। तो ये ईपीएफ का ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ा हुआ, ठीक है। तो ईपीएफ क्या होता है, इसका क्या क्या बेनिफिट है, कब इसको हम लोग क्लेम करते हैं नहीं करते, सारा एक ही वीडियो में आप बने रहिए। पूरा का पूरा आपको कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो ये देखते हैं, ये इंडिया में एम्प्लॉय के रिटायरमेंट बेनिफिट, इमरजेंसी फंड और फिनेंशियल सिक्योरिटी दोनों दोनों के लिए बनाया गया। सबसे पहले इसके ये एम्प्लॉय के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, और फिनेंशियल सिक्योरिटी दोनों के लिए, दोनों का पर्पज से इस सिस्टम को बनाया गया है, ठीक है। पीएफ का जरूरत क्यों पड़ा, क्या होता था कि कभी भी, मतलब पहले भी नहीं, कभी भी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय के पास क्या होता था, रिटायरमेंट के बाद कोई गारंटीड सेविंग नहीं होता था। जो लोग मतलब बड़ा सैलरी वाले होते थे वो लोग अपना सैलरी को सेविंग के रूप में रखते थे। बाकी बात जो डे टू डे कम सैलरी वाला लोग होता था वो कमाता था और खाता था, सेविंग उसके बाद कुछ नहीं होता था। उसके बाद क्या होता कि सैलरी पूरा खर्चा हो जाता था। रिटायरमेंट के बाद कोई मतलब इनकम का सोर्स नहीं बचता था, ठीक है। मेडिकल इमरजेंसी मतलब या तो ओल्ड एज, सारा में वो सारा पैसा खत्म हो जाता था। उसके बाद उस ओल्ड एज में क्या था, कोई सिक्योरिटी नहीं था। और क्या था, क्या कंपनी क्या था, एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देती थी। जब तक आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या तो गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में था कि उस टाइम पेंशन भी मिलता था। अभी भी बहुत सेक्टर में, बहुत जगह में मिलता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नहीं था। तो ये सब कॉन्सेप्ट को देखने के लिए कि हाँ ओल्ड एज में भी आपके पास क्या होता है, फिनेंशियल सिक्योरिटी रहे, इमरजेंसी फंड बना रहे, और आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम आपको ओल्ड एज में भी मिलते रहे। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम लाया था, ठीक है। ये कब आया था, ये पीएफ कब से अप्लीकेबल हुआ, ये क्या हुआ था, ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 मतलब 1952 में लाया गया था, ठीक है। और वो तब से ही अप्लीकेबल है, 1952 से ही अप्लीकेबल है। इसका पर्पस बस जैसे ऊपर में हम लोग देखें कि इसको क्यों लाया था, इसका जरूरत क्यों पड़ा था। तो इसको लाने का मेन कारण था रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में सेविंग एम्प्लॉय के पास होना, पेंशन मिलना, इंश्योरेंस मिलना, और एम्प्लॉय वेलफेयर में। मतलब बहुत लोगों को पता नहीं था कि, पता नहीं होगा कि ईपीएफ में भी इंश्योरेंस मिलता है, ईपीएफ से आप पेंशन ले सकते हैं। तो रिटायरमेंट में तो एक मोटा पर्पस मिलता ही है, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि एम्प्लॉय का वेलफेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये आप हम लोग जानते हैं कि एम्प्लॉय किसके मतलब कौन सा कंपनी के ऊपर में पीएफ एक्ट अप्लीकेबल होता है, ठीक है। नॉर्मली देखा जाता है कि 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज वाली कंपनी या तो फैक्ट्री के ऊपर में पीएफ एक्ट अप्लीकेबल होता है। और जनरली क्या होता है, ये क्या होता है कि सैलरी स्ट्रक्चर पीएफ रूल फॉलो करती है। मतलब जैसे जनरली क्या होता है कि आपका जो भी फैक्ट्री में 20 से अधिक एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके ऊपर में पीएफ एक्ट अप्लीकेबल है, अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पीएफ एक्ट अप्लीकेबल बहुत जगह नहीं रखता है, बहुत जगह अप्लीकेबल रखता है। और ये लोग क्या करता है कि पीएफ जो पीएफ का रूल होता है वो सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर में फॉलो करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल एक है कि अगर आपका सैलरी क्या एग्जाम, अगर 15,000 से ज़्यादा, ठीक है, पर कंपनी क्या करता है कि कंपनी का जो पॉलिसी होता है उस पर डिपेंड करता है, और ये वॉलेंट्री दोनों होता है। जैसे मान लीजिए उसका बेसिक थंब रूल होता है कि आपको मिनिमम 15,000 के ऊपर आपको डिडक्शन करना है, और उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं जितना आपका बेसिक है उसके ऊपर, दोनों के ऊपर में। मतलब मिनिमम आपको जो डिडक्शन अमाउंट होता है 15,000 के ऊपर में होता है, बेसिक स्लैब होता है, ठीक है ना। अब होता है कि पीएफ में कितना पैसा कटता है। जनरली ये जो पैसा पीएफ का करता है इसमें दोनों कंट्रीब्यूशन होता है, इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जो इम्प्लॉयर और इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो मेनली गवर्नमेंट इम्प्लॉय के लिए होता है। ये प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, बहुत सारा कंपनियां क्या करती है, सीटीसी में ऐड कर देती है। यहाँ पर दोनों कंपोनेंट क्या है कि इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दोनों आप ही का सैलरी से कट रहा है, क्योंकि वो आपका सीटीसी का पार्ट था। कुछ कुछ कंपनी क्या करता है कि एम्प्लॉय का पार्ट दिखाता है और एम्प्लॉयर का पार्ट को सीटीसी में नहीं दिखाता है, तो उस टाइम आपको एम्प्लॉयर खुद से पेमेंट करता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले लोग को क्या होता है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सैलरी से कटता है, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो कितना कटता है,
तो पीएफ में कितना डिडक्शन होता है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या होता है? बेसिक प्लस डीए का 12%। 12% मतलब जो जैसे बोले कि 15,000 का मिनिमम 12% कटेगा, या तो जितना आपका बेसिक प्लस डीए होगा उसके ऊपर में 12% कटता है। वो कंपनी के ऊपर में डिपेंड करता है, या तो फिर आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप कितना करवा करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली ये कंपनी के ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है, और क्या होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना होता है? तो एम्प्लॉयर भी जितना आपका आपका कंट्रीब्यूशन है 12%, उतना वो भी देता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि पूरा पीएफ में जमा नहीं होता है। आपका जो पैसा है वो पूरा का पूरा पीएफ में जमा होता है, लेकिन एम्प्लॉयर के द्वारा जो पैसा 12% दिया जाता है वो दो भाग में दिया जाता है। एक एम्प्लॉय पेंशन फंड में दिया जाता है, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में दिया जाता है। तो आपका पूरा का पूरा पैसा कहाँ जा रहा है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में। लेकिन एम्प्लॉय का जो 12% मिल रहा है वो ईपीएस पेंशन में जा रहा है 8.33%, और पीएफ में जा रहा है 8.27%। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई क्या होता है। ठीक है, ये होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय पेंशन फंड और एम्प्लॉय इंश्योरेंस। इसका होता है इंश्योरेंस की स्कीम के तहत मिलाया जाता है इसमें। ठीक है ना। तो ये क्या होता है? ईपीएफ क्या होता है? ये रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट होता है। इस इसको हम लोग यूज कब कर सकते हैं? हम लोग इसको इस पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं, रिटायरमेंट कॉर्पस बना सकते हैं, और इसमें इंटरेस्ट भी हम लोग कमाते हैं। मतलब जब ईपीएफ में जितना पैसा होता है उसमें क्या होता है, कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और गवर्नमेंट बार बार उसमें क्या होता है अपना रेट को रिवाइज करता है, जैसा कि करेंटली 8% के आसपास में चल रहा है। ईपीएस क्या होता है? एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। इसमें ये जो पैसा होता है वो पेंशन के लिए जमा होता है। तो पेंशन लेने का दो कंडीशन होता है कि मिनिमम आपको 10 साल कंटिन्यूस मतलब सर्विस करना चाहिए, और दूसरा क्या होता है कि आपका एज 58 साल के बाद से आपको पेंशन के लिए उसमें आप एलिजिबल होते हैं। तो बहुत लोग का ये एक क्वेरी रहता है जनरली, क्या हम अगर 10 साल से कम काम किए और जो पैसा मेरा पेंशन स्कीम में फंसा हुआ है, क्या उसको विड्रॉ कर सकते हैं? उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 साल से ज़्यादा काम किए हुए हैं और आपका अगर एज 58 साल तक होता है, तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर पैसा आपका ईपीएस में जमा है और आप जॉब छोड़ दिए हैं, 10 साल से कम पीरियड में ही जॉब छोड़ दिए हैं, तो आप अपना पूरा पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जनरल क्वेरी में आता है क्वेश्चन। ठीक है, ईडीएलआई क्या होता है? इसमें एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम होता है। ये एम्प्लॉय के डेथ होने पे फैमिली को या तो उसके नॉमिनी को मिलता है। ठीक है, ये इंश्योरेंस का अमाउंट अप्रोक्स 7 लाख और रूल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है ना। अभी गवर्नमेंट का जो रूल है वो 7 लाख का रूल है। मतलब बहुत लोगों को ये चीज़ के बारे में पता ही नहीं कि ईपीएफ अगर आपका आपका यूएन जो आगे बताएंगे, यूएन आपका अगर एक्टिव है तो आप क्या कर सकते हैं। आपका अगर यूएन है, अगर जॉब के पीरियड में किसी ने हादसा हो जाता है, मतलब डेथ हो जाता है, तो आपका फैमिली मेंबर, आपका नॉमिनी जो होता है आपके मतलब एक फॉर्म आता है, जब इसका रजिस्टर हम आगे करेंगे, उसको डाल के आपका 7 लाख का इंश्योरेंस क्लेम भी ले सकता है। ठीक है। अब बहुत लोगों को डाउट होता है कि यूएन क्या होता है। यूएन क्या होता है? यूएन एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है जो 12 डिजिट का, जिस तरह आपका सेविंग बैंक अकाउंट नंबर होता है, पीएफ, उसी तरह के पीएफ जब पैसा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का काटता है तो जमा करने के लिए कुछ ना कुछ एक अकाउंट नंबर होता है, वही उसी अकाउंट नंबर को हम लोग यूएन अकाउंट नंबर बोलते हैं। ठीक है, वो 12 डिजिट का होता है। अभी आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, कल के डेट में दूसरा कंपनी में भी आप जा रहे हैं, तो आपका यूएन नंबर एक ही होगा। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, जैसे आपका पैन कार्ड होता है, जैसे आपका ये एक नंबर होता है जिसके आपको बोल सकते हैं कि पीएफ का अकाउंट नंबर, नॉर्मल समझ लीजिए यूएन नंबर होता है। ठीक है, तो वो आपको आप तो मन में डाउट होता है कि अगर हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं दूसरा कंपनी में, तो मेरा दो यूएन कम यूएन में नहीं होता है। आप एक कंपनी काम कर रहे हैं 2 साल 3 साल काम किया, दूसरा कंपनी में जा रहे हैं, जब आपको अपॉइंटमेंट का फॉर्म भरिएगा उसमें आप यूएन नंबर ऑलरेडी मेंशन कर दिए कि मेरे पास यूएन नंबर है। तो वो कंपनी क्या करेगा, एक नया उस यूएन के अंदर एक नया अकाउंट खोल के आपको क्या करेगा, उसी यूएन में पैसा को कंट्रीब्यूट करेगा, जाके ताकि आपका यूएन एक्टिव है, और फिर जाके आप जो पहला कंपनी में काम कर रहे हैं दूसरा कंपनी में उस पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सब एप्लीकेबल है। ठीक है, और बहुत लोग को इसके बारे में पता नहीं होता है। तो फिर आपका जब आप यूएन कर रहे हैं उसका बेनिफिट क्या होता है कि सारा पीएफ अमाउंट एक जगह जमा हो जाता है। ठीक है, जॉब चेंज करते समय आप सेम यूएन रख सकते हैं, ऑनलाइन विड्रॉल कर सकते हैं, पासबुक भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। पीएफ का इंटरेस्ट कैसे मिलता है, बहुत लोग को ये बहुत डाउट होता है। गवर्नमेंट क्या करता है, हर साल पीएफ के लिए एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है,
और वो अप्रोक्स 8% के आसपास में होता है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपको एक बड़ा मतलब कॉर्पस बन जाता है, मतलब आपको एक एक अमाउंट जमा हो रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म में 20 साल 30 साल के बाद एक बड़ा कॉर्पस बन जाता है जो कि रिटायरमेंट के लिए बेनिफिट होता है, ठीक है। अब होता है कि पीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं, मतलब जमा तो मेरा हो रहा है, पर डे जमा हो रहा है, लेकिन हम उसको निकाल कब सकते हैं, ये डाउट होता है। आप दो ढंग से कर, एक पूरा निकाल सकते हैं, एक पार्सली विड्रॉल, दो दो स्कीम होता है। आप अगर आपका जॉब पूरा 60 साल हो गया, 58 साल, जो भी कंपनी का आपका रूल है, उसके आधार पर आप रिटायर करते हैं, तो रिटायरमेंट पर फुल विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा होता है कि अगर 2 मंथ अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब अगर आप काम करते करते कहीं पे काम छोड़ दिए हैं और 2 साल अनएम्प्लॉयड हैं, 2 मंथ अनएम्प्लॉयड है, तो भी आप पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तीसरा केस है कि अगर आप परमानेंट डिसेबल हो गए हैं, मतलब हम काम ही नहीं कर सकते हैं, तो भी आप पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। एक होता है पार्सली विड्रोवल, आपका घर में किसी का मैरिज है, बच्चा का एजुकेशन है, आप घर खरीदना है, ठीक है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आया हुआ है, होम लोन का रिपेमेंट करना है, हाउसिंग का रिकंस्ट्रक्शन करवाना है, तो ये सब सारा चीज़ के लिए आपको पार्सली आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपको 10 10 लाख पड़ा हुआ है तो उसमें से 2 लाख निकाल लिए, 1 लाख पड़ा हुआ है तो उसमें से 20 हज़ार निकाल लिए, उसे पार्सली विड्रॉवल अलाउ किया जाता है, ठीक है। तो पीएफ एडवांस और पीएफ लोन, बहुत लोग बोलते हैं पीएफ का लोन ले लिए, पीएफ में लोन नहीं होता है, पीएफ में जब भी होता है पीएफ एडवांस होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि पीएफ में एक्चुअली लोन नहीं होता है, ये क्या होता है कि हमेशा हमेशा क्या होता है, एडवांस विड्रॉवल होती है, और इसलिए इंटरेस्ट रीपेमेंट नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसमें से लोन ले लिए तो फिर आपको वो पेमेंट करना जरूरी होता है, वो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, ये सब चीज़ पीएफ में नहीं है। आप एडवांस उठा लिए, फिर आपका पैसा कंट्रीब्यूशन होते जाएगा, फिर उसके ऊपर में आगे जाके कैलकुलेशन होगा, पेंशन का कितना आपको मिलेगा, लास्ट में कितना कॉर्पस मिलेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन उसके ऊपर में होता है, ठीक है। अब आता है कि ईपीएस पेंशन कैसे मिलता है, ठीक है। तो पेंशन लेने के लिए आपको क्या है, मिनिमम 10 साल काम करना पड़ेगा, मिनिमम सर्विस 10 साल का है, और आपका एज 58 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो कि नीचे हम डिटरमाइन कर दिए हैं। उसके आधार पर क्या होता है कि पेंशन क्या होता है कि डिटरमाइन होता है कि आपको कितना पेंशन मिलेगा, ठीक है। अब होता है कि इम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, इम्प्लॉय क्या करेगा, सबसे पहले पेंशन लेने के लिए इम्प्लॉय क्या करता है, पीएफ नंबर जमा करता है, पीएफ ट्रांसफर कर सकता है, पीएफ पासबुक को देख सकता है। इम्प्लॉय अपना 3 3 काम कर सकता है पीएफ के साथ में। अपना क्या सकता इम्प्लॉय क्या कर सकता है, पीएफ नंबर को जमा कर सकता है, पीएफ को एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट ट्रांसफर कर सकता है, पीएफ देख सकता है, मतलब उसके साथ में और आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं। पीएफ का ऑपरेशन पीएफ डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, कंट्रीब्यूशन इम्प्लॉय के द्वारा किया जाता है, लेकिन पूरा का पूरा जो उसका रेगुलेशन होता है वो इम्प्लॉयर करता है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे कि फॉर्म 19, ठीक है, फॉर्म 10C और फॉर्म 31, ठीक है। फॉर्म इसका यूज क्या होता है, फॉर्म 19 क्या होता है कि अगर आप जॉब छोड़ दिए हैं, जैसे कि आपका फुल पेट्रोल का जो केस है, आप रिटायर कर गए हैं, 2 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद क्या हो सकता है, 2 मंथ तक आप अनएम्प्लॉयमेंट है, परमानेंट डिसेबल हो गया, तो उस केस में आपको पूरा का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको फॉर्म 19 का यूज करना पड़ेगा। 10C क्या होता है, 10C जनरली होता है कि अगर आप 10 साल काम किए हुए हैं, ठीक है, 10 साल काम किए हुए हैं, 10 साल काम करने के बाद आपको लगता है कि अब हमको 12 13 साल का हमको काम नहीं करना है, तो आप एक पेंशन सर्टिफिकेट मिलता है, पेंशन सर्टिफिकेट लेके आप अपने पास रख सकते हैं, कि जब आपका एज 58 साल हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम वो पेंशन सर्टिफिकेट के रूप में 10C को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्म 31 क्या होता है, फॉर्म 31 होता है पीएफ का एडवांस विड्रॉवल। अगर आप चाहते हैं कि हमको कुछ एडवांस हमको विड्रॉ करना है, तो आप पूरा का पूरा पैसा मतलब ना के पास पार्शियल कर सकते हैं, तो आप कंप्लीट फॉर्म आपको इधर दिखा देते हैं। सबसे पहले होता है फॉर्म 90, आपका जब पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं तो फॉर्म 19 डाल सकते हैं। फॉर्म 31 क्या हो सकता है कि अगर आप पीएफ का कुछ पार्सली विड्रॉल करते हैं तो 31 के थ्रू विड्रॉल कर सकते हैं। फॉर्म 10C क्या होता है, तो 10C क्या होता है, पेंशन सर्टिफिकेट होता है कि हम मेरा 10 साल काम किया हुआ हो गया है, अब 11वां साल 12वां साल बाद हमको काम नहीं करना है, तो हम
टेंसी लेके अपने पास एम्प्लॉयर से लेके रख लेंगे कि जब मेरा एज 58 साल के ऊपर में होगा तो फिर हम उसमें पेंशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और जब हम पेंशन के एलिजिबल होंगे तो फॉर्म 10D डालेंगे तो हमको पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, दूसरा कंपनी में फिर जाके जा रहे हैं, तो सेम हम बोले आपको कि सेम यूएन रखना है, उस केस में आपको ये काम आपको खुद से करना पड़ेगा। फॉर्म 13 पीएफ ट्रांसफर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 13 का यूज कर सकते हैं। फॉर्म 20 क्या क्या होता है? फॉर्म 20 होता है जब कि पीएफ का क्लेम होता है आफ्टर डेथ, मतलब अगर आप काम करते करते आपको अनसर्टनिटी किसी ना किसी का डेथ होता है तो आपका नॉमिनी या तो आपका लीगल है, आपका फैमिली मतलब कोई ना कोई फॉर्म 20 डाल के पीएफ का पैसा विड्रॉ करता है। अब फॉर्म 51F होता है एक, जो जिसमें क्या होता है कि आपको फॉर्म 51F तो ऑब्वियस बात है कि इंश्योरेंस मिलता है आफ्टर डेथ। आपका जब डेथ हो जाएगा तो आपका लीगल हेयर, आपका मतलब नॉमिनी, आपका घर वाला फॉर्म 51F डाल के आपका आपके लिए जो 7 लाख का इंश्योरेंस गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, उसमें आप 7 लाख रुपये उस फैमिली को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखें कंप्लीट। पीएफ पीएफ क्या होता है, पीएफ मतलब कब जरूरत पड़ा, पीएफ कब से अप्लीकेबल है, पीएफ में पीएफ किन किन कंपनियों को अप्लीकेबल होता है। ठीक है, पीएफ में कितना पैसा कटता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहाँ जाता है, एम्प्लॉय का कहाँ जाता है, इसका पर्पस क्या था, कौन कौन सा फॉर्म है, यूएन क्या होता है, पीएफ से पैसा कैसे निकालते हैं, पीएफ एडवांस और लोन में पीएफ में क्या लोन मिलता है, पीएफ में लोन नहीं मिलता है, और पेंशन कैसे मिलता है, ये सारा चीज़ हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में देखें। और एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट था कि हम लोग को पेंशन मिलेगा कितना मिलेगा। पेंशन निकालने का एक फॉर्मूला है जो कि इसमें ये भी कंप्लीट कवर किया गया। मंथली पेंशन आपको कैसे कितना मिलेगा, तो किसी भी व्यक्ति का आप खुद से कैलकुलेशन कर, बहुत लोग बोलता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हम भी लिख के रखे हैं, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल ईजी है। इसमें क्या होता है, मंथली पेंशन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पेंशनेबल सर्विस पेंशनेबल सैलरी इंटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। आप बोलते हैं कि पेंशनेबल सैलरी क्या होता है, तो पेंशनेबल सैलरी होता है कि आपका जो लास्ट 5 साल का जो बेसिक प्लस डीए है, और पेंशनेबल सर्विस का मतलब होता है कि टोटल ईयर्स ऑफ सर्विस इन ईपीएफ। मतलब ऐसा नहीं कि आप 20 साल काम किए हुए हैं, उसमें से 10 साल ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका पीएफ कटा ही नहीं, तो आपका जब कटा है 10 साल, तो आपका पेंशन के लिए सर्विस माना जाएगा 10 साल। आप भले 20 साल काम किए हैं, आपका कितना दिन पीएफ कटा है, ठीक है, वो हो गया पेंशनेबल सर्विस। पेंशनेबल सैलरी का मतलब होता है कि आपको जो लास्ट 5 साल में कितना सैलरी मिला, तो वो जो पेंशनेबल सर्विस होती है। तो इसके आधार पे आप कैलकुलेशन करके आप डिवाइडेड कर दीजिएगा 70 से, तो आपको कितना पेंशन मिलने वाला है वो भी आप जान सकते हैं। धन्यवाद।